दुनिया है जहाँ है डक वर्ल्ड, गाड़ियाँ लेजर्स हवाई जहाज, ये है डक वर्ल्ड। रहस्य सुलझाओ, इतिहास बनाओ, डकटेल्स हर दिन हर पल बनते हैं नए डकटेल्स, खेले खतरों से हर पल ये है डकटेल्स। खतरा बचना दीवानों, जब भी लगती है तुम्हारे, ऐसे में बस देखो झटपट डकटेल्स, हर दिन हर पल बनते हैं नए डकटेल्स, खेले खतरों से हर पल ये डकटेल्स, नपोनी टेल्स, अनहोनी टेल्स, बस डकटेल्स। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नमित अग्रवाल एंड वेलकम टू माय चैनल देसी अंग्रेज। आज मैं एक बहुत ही प्रसिद्ध कार्टून की बात करने जा रहा हूं जो हम लोगों ने बचपन में देखे और हम सभी को बहुत पसंद आई थी, और उस कार्टून का नाम है डक टेल्स। मेरा रिकमेंडेशन इसके लिए मस्ट वॉच है। और इससे पहले कि मैं रिव्यू शुरू करूं, आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी टीवी सीरीज़ के रिव्यू के नोटिफिकेशन मिल सकें। तो डिस्क्रिप्शन की बात करता हूं मैं। ये सीरीज़ है एक बहुत ही कंजूस मक्खी चूस लेकिन अरबपति स्क्रूज मकडक के बारे में। स्क्रूज और उसके भतीजे इस सीरीज़ में बहुत सारे एडवेंचर्स पर जाते हैं। इस सीरीज़ को डेवलप किया था जिम मैगन ने, और वैसे ये बेस्ड है अंकल स्क्रूज कैरेक्टर पर जिसे लिखा था कार्ल बार्क्स ने। तो आइए और बात करते हैं इसके बारे में। ये शो दिखाया गया था 1987 से 1990 के बीच में, और इसमें टोटल 4 सीजन्स थे और टोटल 100 एपिसोड्स। अभी हाल ही में वैसे डकटेल्स फिर से आया था 2017 में, लेकिन उसका रिव्यू मैं आप लोगों को बाद में दूंगा। अभी फ़िलहाल पुराने वाले की बात ही करते हैं। यार क्या भयंकर वाला नॉस्टैल्जिया हो रहा है, लेकिन सारे बचपन के दिन याद आ गए। इस शो को देखने के लिए हम सब बचपन में कितना बेसब्री से वेट करते थे। एक तो ये शो हो गया, दूसरा था टेलस्पिन जो ठीक इसी के बाद आता था। ये आता था शाम को 4:30 बजे, और ठीक इसी के बाद 5 बजे आता था टेलस्पिन। और बैक टू बैक ये दोनों शोज़ देखते देखते कब शाम का 1 घंटा निकल जाता था पता ही नहीं चलता था। और हाँ, 4 बजे आता था अलादीन। एक्चुअली 1.5 घंटे का समय शाम का पता ही नहीं चलता था। मैन, इतने ज़बरदस्त शोज़ थे ये सब, और ये सभी डिज़नी के ही शोज़ हैं। कुछ भी बोलो यार, वो बचपन के दिन कभी नहीं वापस आने वाले। और उस समय क्या एक से एक ज़बरदस्त शोज़ बनते थे। हमारा समय गोल्डन था, गोल्डन वाकई में। बहुत मज़े किए सही में बचपन में, लेकिन पिटाई भी खूब खाई है, बेल्ट से, चप्पल से, थप्पड़ से, दे दनादन। और फिर भी हम सभी पिट पिटा के सब फिर वैसे ही वापस बेशरम हो जाते थे। अब यार बच्चे थे हम नहीं मस्ती करेंगे तो और कौन करेगा। खैर आगे बढ़ते हैं। मुझे ना बार बार हर सीरीज़ के रिव्यू में आजकल नॉस्टैल्जिया बड़ा होने लगा है। इससे पहले आई ड्रीम ऑफ जीनी में हुआ था, देखा कि नहीं देखा आप लोगों ने वैसे उसका रिव्यू। एनीवे आगे बढ़ते हैं। तो जी, ये कार्टून या एनिमेशन दरअसल बेस्ड है डक यूनिवर्स कॉमिक्स पर जिसे लिखा था कार्ल बार्क्स ने। अगर हिंदी में कहें तो बहुत ही मज़ेदार नाम बनता है इसका, बत्तख ब्रह्मांड की कॉमिक्स। एनीवे, तो कार्ल बार्क्स का जन्म हुआ था मार्च 27, 1901 में, और इनकी मृत्यु हुई थी अगस्त 25, 2000 में। 99 साल जी गए भाई साहब, ये लंबा खेल गए। एनीवे, इन्होंने सबसे पहला कैरेक्टर जो बनाया था उनका नाम था डोनाल्ड डक, और ये कैरेक्टर की आवाज़ आप लोगों को याद है ना। खैर इन्होंने सिर्फ कैरेक्टर बनाया था, आवाज़ किसी और ने दी थी टीवी शो में। उसके बाद इन्होंने अंकल स्क्रूज का कैरेक्टर लिखा था। तो जी, ये कॉमिक्स बहुत ज़्यादा हिट हो गई थी लोगों के बीच में। अच्छा, ये किरदार पूरे डक यूनिवर्स के इन्होंने एक एक करके 1945 के आसपास से बनाने शुरू कर दिए थे। अच्छा, थोड़ा सा एक चीज़ यहाँ क्लैरिफाई कर देता हूँ। दरअसल डोनाल्ड डक बनाया तो वॉल्ट डिज्नी कंपनी ने था, और ये सबसे पहले एक कार्टून में दिखे थे 1934 में। लेकिन डोनाल्ड डक को सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि मिली कार्ल बार्क्स की वजह से, क्योंकि उन्होंने डोनाल्ड डक के आसपास के किरदार लिखे थे। जैसे कि डोनाल्ड डक के अरबपति अंकल स्क्रूज को इन्होंने लिखा 1947 में, उसके बाद ग्लैडस्टोन गैंडर को 1948 में, फिर द बीगल बॉयज़ और द जूनियर वुडचक्स को 1951 में, जायरो गेयरलूस और कॉर्नेलियस कूट 1952 में, फ्लिंट हार्ट ग्लॉमगोल्ड को 1956 में, जॉन डी रॉकर डक को 1961 में, और मैजिका डी स्पेल को भी 1961 में।
और जिन्होंने इस सीरीज़ को देखा है वो लोग नाम से ही पहचान गए होंगे कि कौन कौन से कैरेक्टर मैंने बताए हैं अभी। एनीवे सीरीज़ आई थी 1987 में, जबकि कैरेक्टर्स मोस्टली हिट हुए इस सीरीज़ के बाद, और कार्ल मार्क्स को फैंस ने नाम द डक मैन और द गुड डक आर्टिस्ट दिया था। खैर अब आते हैं सीरीज़ पर। तो इसमें अंकल स्क्रूज और उनके 3 पर भतीजे यानी कि ग्रैंड नेफ्यूज़ ह्यूई, ड्यूई एंड लुई और अंकल स्क्रूज और भतीजों के दोस्त जाते हैं बहुत सारे शानदार एडवेंचर्स पर। सो एडवेंचर्स या एपिसोड्स में मोस्टली ट्रेजर हंट होता है, यानी कि छुपे हुए या रहस्यमय खजाने की खोज करना। और इसमें अंकल स्क्रूज को बहुत ही अमीर दिखाया है, इतना अमीर कि उसके पैसे रखने के लिए एक बहुत ही शाही सी और बहुत बड़ी सी बिल्डिंग है। इतना पैसा है अंकल स्क्रूज के पास, तो उसको लूटने के लिए हमेशा कोई ना कोई विलेन कोशिश करता रहता है। तो काफ़ी एपिसोड स्क्रूज के खजाने को विलेन से बचाने वाले होते हैं। और इसमें है एक लकी डाइम अंकल स्क्रूज का, जिसका नाम है नंबर 1 डाइम। ये एक्चुअली पहली कमाई थी अंकल स्क्रूज की, और अंकल स्क्रूज का मानना है कि ये डाइम यानी कि सिक्का उनके लिए बहुत ही लकी है। अगर ये कहीं खो गई या किसी ने इसे चुरा लिया तो वो फिर से गरीब हो जाएंगे, लेकिन खैर ऐसा है नहीं। मोस्टली अंकल स्क्रूज अपनी पहली कमाई भूलना नहीं चाहते कि उन्होंने कितनी मेहनत से उसे कमाया था, और ऑब्वियस ही बात है हर किसी को अपनी पहली कमाई पसंद होती ही है। इसलिए उन्होंने अपने नंबर 1 डाइम को बाकायदा एक ग्लास केस में रखा है एज अ साइन ऑफ हिज हार्ड वर्क एंड सक्सेस। खैर इसके ऊपर भी एक एपिसोड होता है कि अंकल स्क्रूज ने वो डाइम कैसे कमाई। एनीवे तो कुछ लोग इसे भी चुराना चाहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि इससे अंकल स्क्रूज को दुख पहुंचेगा। लेकिन एक विलेन जिसका नाम है मैजिका डिस्पेल, वो खास करके इसके पीछे पड़ी रहती है क्योंकि ये कॉइन उसके मैजिक में बहुत काम आएगा, इसलिए वो इसको चुराने की हमेशा कोशिश करती रहती है। मैजिका डिस्पेल का कैरेक्टर भी बहुत ही मस्त है। आइए प्लॉट की बात करते हैं। तो डोनाल्ड डक डिसाइड करता है कि वो यूएस नेवी ज्वाइन करेगा, लेकिन डोनाल्ड के भतीजे उसी के साथ रहते हैं, तो फिर उनका ख्याल कौन रखेगा। इसलिए वो अपने अंकल स्क्रूज मैकडक के पास जाता है और उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उनके 3 भतीजे ह्यूई, ड्यूई और लुई का ख्याल रखें। पहले तो स्क्रूज बहुत आनाकानी करता है, लेकिन फिर मान जाता है। तो इसमें दिखाया है कि बहुत ही स्ट्रिक्ट काइंड का बिजनेसमैन है स्क्रूज मैकडक, और वो दिन रात बस अपनी संपत्ति बढ़ाने के बारे में ही सोचता रहता है। मतलब वो बेईमान नहीं है, लेकिन जितनी भी वो बिजनेस प्रैक्टिसेस फॉलो करता है सब कुछ बहुत ही क्रूअल तरीके से करता है। लेकिन खैर सीज़न जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा स्क्रूज को भी फैमिली का महत्व समझ में आने लग जाता है, और वो थोड़ा अपने बिहेवियर में सॉफ्ट भी होने लग जाता है। सो इसमें स्क्रूज का एक एम्प्लॉय है जिसका नाम है जायरो गेरलूस। ये हमेशा नए नए इन्वेंशंस करता रहता है, काइंड ऑफ रोबोटिक्स टाइप। उसके इन्वेंशंस हमेशा कुछ ना कुछ बखेड़ा खड़ा करते रहते हैं, तो उन पर भी कुछ एपिसोड्स होते हैं। फिर इसमें द बीगल बॉयज़ करके विलेंस है। एक्चुअली बीगल फैमिली हमेशा स्क्रूज के पैसे चुराने के पीछे लगी रहती है, तो ये भी कुछ ना कुछ स्कीम बनाते रहते हैं। उसके बाद इसमें है एक कैरेक्टर मिसेस बीकली का, जो कि स्क्रूज के घर में नैनी है तीनों भतीजों की। ये भी बहुत ही मस्त और ऑसम कैरेक्टर है। मिसेस बीकली की एक पोती उन्हीं के साथ रहने स्क्रूज के मैंशन यानी कि हवेली में आती है। उसका नाम है वेबी। बहुत ही प्यारा सा और क्यूट सा कैरेक्टर है ये हमेशा ह्यूई, ड्यूई और लुई के साथ दोस्ती करने की कोशिश करती रहती है। खैर बाद में हो भी जाती है। और स्क्रूज के पायलट का नाम है लॉन्च पैड मैक्वैक। ये ही सारे प्लेन्स चलाता है जब भी स्क्रूज और फैमिली किसी एडवेंचर या ट्रेजर हंट पर जाते हैं। लेकिन इस पायलट की खासियत ये है कि ये कोई भी प्लेन आज तक लैंड नहीं कर सका है, ये हमेशा क्रैश ही करता है प्लेन को। लेकिन स्क्रूज को लॉन्च पैड पर भरोसा है, इसलिए वो उसे अपने साथ रखता है। एक डूफस क्रेक करके किरदार है जो कि तीनों भतीजों का दोस्त है, और एक और किरदार है जिसका नाम है डकवर्थ। ये हवेली का बटलर है। ये सबसे चिल और कूल कैरेक्टर है सीरीज़ का। कितना भी उल्टा सीधा क्यों ना हो रहा हो इसके आसपास, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हमेशा शांत ही रहता है, और इसके बोलने का ढंग भी औसम है। ये कैरेक्टर जब भी सीन में आता है तो बाकी सब कैरेक्टर फीके पड़ जाते हैं इसके सामने। लेकिन सैडली इस कैरेक्टर का ज़्यादा रोल नहीं है सीरीज़ में। आई मीन ये दिखेगा हर एपिसोड में आपको, लेकिन बहुत कम समय के लिए। खैर सेकंड सीज़न में 3 और नए कैरेक्टर्स ऐड किए गए थे। एक तो बबा डक्का। सो ये काइंड ऑफ एक्चुअली इस जायरो की टाइम मशीन से डायनासोर युग से प्रेजेंट युग में आ गए थे। तो बबा का एक पालतू डायनासोर भी उसके साथ हमेशा रहता है जिसका नाम है टुटसी। सो बबा डक और टुटसी कैसे करंट माहौल में एडजस्ट करते हैं और उसकी लाइफ कैसे होती है स्क्रूज और उसके भतीजों के साथ, ये दिखाया गया है सेकंड सीज़न में।
थर्ड कैरेक्टर ऐड हुआ था फेंटन क्रैक्शल का। तो इसको ऐसे समझिए, जैसे आयरन मैन एक सूट पहनता है ना, वैसे ही ये फेंटन क्रैक्शल एक सूट पहनता है और वो भी एक सुपर हीरो बन जाता है, जिसका सुपर हीरो वाला नाम होता है गिज़्मो डक। और इस सुपर सूट को एक्चुअली में बनाया होता है जायरो गेरलूस ने। सो ये गिज़्मो डक वाले एपिसोड्स डकटेल्स को अलग ही लेवल पर लेकर चले आते हैं। सीरीज़ और भी मस्त लगने लग जाती है। और इसमें एक और विलेन है जिसका नाम है फ्लिंट हार्ट ग्लॉमगोल्ड। सो इसमें यह दिखाया है कि स्क्रूज मैकडक रिचेस्ट डक है इन द वर्ल्ड। तो ग्लॉमगोल्ड हमेशा स्क्रीम करता रहता है कि किसी तरह वो रिचेस्ट डक बन जाए वर्ल्ड का। सो मोस्ट ऑफ द एपिसोड्स का मैंने फॉर्मेट बता ही दिया है। कुछ एपिसोड्स किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को लेके फोकस भी किए जाते हैं, कि जैसे लॉन्च पैड पर फोकस कर लिया या फिर तीनों भतीजों में से किसी एक भतीजे पर फोकस कर लिया एपिसोड को। ओवरऑल ये बहुत ही ऑसम सीरीज़ है। सो डिज्नी ने इसका प्रोडक्शन 1986 में शुरू कर दिया था और ये डकटेल्स को एक बहुत ही हाई क्वालिटी एनिमेशन बनाना चाहते थे एज़ कम्पेयर टू अदर कार्टून्स जो कि लो क्वालिटी के थे। तो इन्होंने फिर जापान की एक प्रोडक्शन कंपनी से टाई अप किया जिसका नाम था वैंग फिल्म प्रोडक्शंस। सो इस प्रोडक्शन ने कुछ एपिसोड्स बनाए थे और कुछ एपिसोड्स बाकी और भी कई प्रोडक्शंस ने बनाए थे, लेकिन सबका हाई क्वालिटी एनिमेशन ही था। सो ऑब्वियसली हाई क्वालिटी एनिमेशन था तो बजट भी ज़्यादा था। खासकर जापान वाली प्रोडक्शन ज़्यादा कॉस्टली पड़ती थी क्योंकि जापानी येन को अमेरिकन डॉलर्स में कन्वर्ट करने के एक्सचेंज रेट्स बहुत ज़्यादा थे उस वक्त। लेकिन फिर भी डिज्नी ने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। सो इस सीरीज़ में भारी इन्वेस्टमेंट किया गया था, लेकिन रिजल्ट भी अच्छा ही रहा। और इसका टाइम स्लॉट शाम के 4 से 6 के बीच में रखा गया, जब डिज्नी वालों को पता था कि बच्चे मोस्टली घर में होते हैं और वो लोग इसे देखेंगे, क्योंकि उस समय ज़्यादातर टाइम स्लॉट्स मॉर्निंग के ही होते थे बच्चों के कार्टून के, लेकिन इसका शाम का रखा गया। एनीवे इस शो के ह्यूज सक्सेस के बाद 3 और कार्टून्स आए जिनका नाम था चिप एंड डेल रेस्क्यू रेंजर्स, टेलस्पिन और डार्कविंग डक। एनीवे मेरी तरफ से रिकमेंडेशन मस्ट वॉच है। इस शो को द ग्रेटेस्ट डिज्नी कार्टून शोज़ ऑफ ऑल टाइम का भी खिताब मिला हुआ है और कहानी तो मतलब वाकई में लाजवाब है। अगर कहानी लंबी होती थी तो उनकी कहानी फिर 2 या 3 एपिसोड में कवर की जाती थी, लेकिन मोस्टली स्टैंड अलोन एपिसोड्स ही रहे हैं। और यकीन मानिए 23 मिनट में आपको एक पल भी पता नहीं चलेगा, आपको बल्कि लगेगा कि इतनी जल्द एपिसोड ख़त्म हो भी गया। इतनी मस्त कहानियाँ इस सीरीज़ के सभी एपिसोड्स की। और वॉइस एक्टिंग के तो क्या ही कहने, सब एक से बढ़कर एक किरदार है इसमें। तो मेरा सलाम है सभी वॉइस एक्टर्स को जिन्होंने इतनी बेहतरीन आवाज़ें दी सभी कैरेक्टर को। और हमारे हिंदी डब्ड वॉइस एक्टर्स को भी सलाम है मेरा, क्योंकि हम लोगों ने तो मोस्टली हिंदी में ही देखा है। उन्होंने अपनी आवाज़ की एक्टिंग से जो जान डाली है किरदारों में, मानना पड़ेगा भाई सभी डबिंग आर्टिस्ट को। आसान काम नहीं है ये। एनीवे आप देखिए ज़रूर इस सीरीज़ को, खासकर हमारी आने वाली जनरेशन को तो ज़रूर देखनी चाहिए ये एनिमेटेड सीरीज़। आइए अब कुछ मज़ेदार फैक्ट्स की बात करते हैं। सो पहला फैक्ट ये कि टेल स्पिन को एक्चुअली डक टेल्स का स्पिन ऑफ बनाने का प्लान था और उसमें मेन लीड में होने वाले थे लॉन्च पैड मैक्वेक वाला कैरेक्टर, लेकिन खैर ऐसा हुआ नहीं। इसलिए टेल स्पिन में टेल्स शब्द है डक टेल्स सीरीज़ के नाम से। दूसरा फैक्ट यह कि कार्ल बार्क्स की कॉमिक्स में अंकल स्क्रूज और भी ज़्यादा बुरा और लालची दिखाया गया है। काइंड ऑफ वही हीरो है कॉमिक्स में और वही विलन, लेकिन कार्टून के लिए इस कैरेक्टर को थोड़ा सा काइंड हार्टेड और सॉफ्ट दिखाया गया है। तीसरा फैक्ट यह कि कॉमिक्स में डोनाल्ड डक अपने अंकल स्क्रूज और भतीजों के साथ एडवेंचर्स पर जाता था हमेशा, लेकिन क्रिएटर्स को लगा कि डोनाल्ड डक अंकल स्क्रूज से लाइमलाइट चुरा लेगा क्योंकि उसका कैरेक्टर अंकल स्क्रूज से भी पावरफुल है, खासकर उसकी अजीब सी आवाज़ के कारण। तो फिर इसमें उसका सब्स्टिट्यूट काइंड ऑफ लॉन्च पैड को बनाया गया। चौथा फैक्ट यह कि उन दिनों इंडियाना जोन्स वाली मूवीज़ बहुत हिट हो रही थी। ये मूवी मोस्टली ट्रेजर हंट पर बेस्ड होती थी और इसमें हैरिसन फोर्ड थे। तो डिज्नी इसके बारे में सोच ही रहा था कि एक टीवी शो इंडियाना जोन्स से इंस्पायर्ड होकर बनाया जाए, लेकिन फिर जब उन्होंने कार्ल बार्क्स की कॉमिक्स पढ़ी तो उन्हें लगा कि काफ़ी एलिमेंट्स इंडियाना जोन्स के इस कहानी में है, तो फिर डकटेल्स का प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया गया। पांचवा फैक्ट यह कि कॉमिक्स में अंकल स्क्रूज के मनी बिन में मोस्टली कॉइन्स सिल्वर और कॉपर के हैं, जबकि कार्टून में सारे कॉइन्स गोल्ड के दिखाए गए हैं। छठा फैक्ट यह कि डकटेल्स का पर एपिसोड का बजट था $2,75,000। ये उस समय के हिसाब से सबसे कॉस्टली एनिमेशन बनाया गया था। सातवां फैक्ट यह कि पहले इसमें मिक्की माउस और गूफी को भी दिखाने वाले थे स्टोरी लाइन में, लेकिन फिर उन्हें लगा कि मेन कैरेक्टर से लोगों का ध्यान हट जाएगा, इसलिए वो आइडिया रिजेक्ट कर दिया गया। आठवां और आखिरी फैक्ट यह है कि फेंटन क्रैक्शल उर्फ गिज़्मो डक और बबा डक और टुट्सी
ये सब कैरेक्टर सीरीज़ के लिए नए बनाए गए थे। ये सब कैरेक्टर्स कार्ल बार्क्स की कॉमिक्स में नहीं थे। IMDb रेटिंग की बात करूँ तो वह 8.1 जिसे रेट किया लगभग 33,000 लोगों ने। और मेरा रिकमेंडेशन मैंने बता ही दिया है, मस्ट वॉच है। बहुत ही ज़बरदस्त एनिमेशन है। इसको आप एक बार देख लेंगे, आपको बार बार देखने का मन करेगा। और इसके एपिसोड्स आप जितनी बार भी रिपीट करके देख ले, आपको हमेशा ऐसा लगता है कुछ नया ही देख रहे हैं। इतने फ़नी और इतने बढ़िया एपिसोड्स इसके, और कहानी तो खैर है ही लाजवाब। खैर, आपको आज का रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आप और किस किस टीवी सीरीज़ का रिव्यू देखना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मेरे चैनल देसी अंग्रेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।